Hi guys, welcome to the another lecture of this series. So we are covering MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 4 and this is lecture 10. So हम लोग इसके पहले मैरिज टाइप्स ऑफ मैरिज एंड देन इफेक्ट ऑफ रिलीजन और सोसाइटी चातुर्षता पुरुषार्थ ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे अब टॉपिक्स पे आ गए हैं विच इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग. सो आपका सीडीपी पढ़ेंगे और उसके बाद सीडीपी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे. फिर एक्सटेंसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसकी प्रिंसिपल्स देखेंगे एंड देन रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड देन इट इज डन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सीडीपी से, विच इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्या होता है इसका मतलब आपने पढ़ा होगा. हम जब स्टार्ट करते हैं लाइक पॉलिटी में भी और किसी सोशल इशू में भी तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हर जगह जो है वो जिक्र होता है. ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952. सबसे पहले तो आपको इसका ईयर याद रखना है बिकॉज इट इज asked many times CDP कब लॉन्च हुआ. ठीक है, इट इज अ मेथड बाय विच पीपल इन विलेज आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग टू इम्प्रूव देयर ओन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. ऐसा प्रोग्राम जिसने वहां के लोगों को इन्वॉल्व किया टू इम्प्रूव देयर ओन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस. ठीक है, ऐसे वहां पे रोजगार के आप बोल सकते हो कि चांसेस दिए गए और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो अपने खुद का जो है वो लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इट्स नेम इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, पूरी एक कम्युनिटी को मिला के जब आप डेवलपमेंट करते हो उस चीज को इन्होंने सीडीपी का नाम दिया है. ठीक है, this was a multi-project program with the name of an overall development of rural people. ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बिठाया गया, उनको जानकारी दी गई कि कहाँ पे वो बेटर काम कर सकते. अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो वो HYV सीड्स के साथ फार्मिंग कर सकते हैं या फिर वो कोई और तरीके की खाद यूरिया यूज कर सकते हैं और यूरिया के लिए सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा. ये सारी चीजें उनको बताई गई जिससे उनके मतलब उनको ये बात पहुंचे उन तक. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1952 अगर हम देखें तो 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो आप खुद सोचो जस्ट 5 साल बाद ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तो 5 साल में कोई बहुत ज्यादा तो मेजर चेंजेस नहीं आए थे इंडिया में. ओके, इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दी प्रीवियस डैमेजेस. तो ये सारी चीजें जो है वो उस टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि एक एक बैकलॉग था जो क्लियर किया गया कि हाँ अब हमें करना है और रूरल एरिया से स्टार्ट करना है. ठीक है, सो दिस प्रोग्राम कंसिडर ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कोऑपरेशन, पब्लिक वेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे टॉपिक्स थे या फिर ये ऐसे एरियाज थे जिन पर काम किया गया सीडीपी में. ठीक है, देयर आर ऑफिशियल्स फॉर ईच एक्टिविटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्लान एग्जीक्यूट एंड इवेल्युएट द प्रोग्राम अप टू द विलेज लेवल. ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ऑफिशियल काम कर रहा था और वो प्रोग्राम को ओवरव्यू कर रहा था कि किस तरीके से प्रोग्राम को हमें चलाना है. ठीक है, नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ये आपका डेफिनेटली आ सकता है मेंस में 5 मार्क्स में कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बिकॉज इट इज गिवन बाय लाइन इन द सिलेबस. ठीक है, सो फर्स्ट इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. आपको पता है कि हम जो है वो अमेरिका या फिर यूएस से हम लोग जो है वो वीट और ये सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा घातक था क्योंकि हमें ऐसा पता चला था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का डिग्रेडेड क्वालिटी हमको भेज रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि तब इंडिया का वो स्टैचर नहीं था जो आज है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी थी कि हमें सबसे पहला तो है तो फूड सिक्योरिटी पे काम करना था कि फूड के लिए हमें कहीं ना कहीं दर बदर भटकना ना पड़े बिकॉज पाकिस्तान और चाइना का तभी इशू था, कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट्स तो था ही मन में क्योंकि पाकिस्तान मतलब उस टाइम पे पार्टीशन से अलग हुआ था तो एक वो ताज़ा ताज़ा जो चीज़ रहती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन जो भी अपॉर्चुनिटीज आपने वहां पर ओरिजिनेट करी उनसे आप रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जब दूर होगा तो डेफिनेटली रूरल एम्पावरमेंट होगा और जब रूरल एम्पावरमेंट होगा तो उससे ही हमारा जो है वो देश आगे बढ़ेगा. क्योंकि आज भी आप देखो जब है मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर पे लोग रिलाई करते हैं तो तब तो सोचो इतने साल पुरानी बात हो रही है 1952 के अराउंड की बात हो रही है तो तब तो एग्रीकल्चर सर्विसेज का तो बहुत ही कम पोर्शन रहा होगा है ना. तो हमें रूरल एरियाज पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ा.
Third is to develop means of transport and communication in the village through repairing old roads and constructing new पक्का roads. ठीक है, तो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया कि मान लो लॉजिस्टिक्स के लिए कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना है, एग्रीकल्चर में भी अगर उनको किसानों को अगर वीट अपना शहर में लेकर आना है सेल करने के लिए, तो उसके लिए उनके पास एटलीस्ट रोड्स तो हों अच्छी. ठीक है, तो पुरानी रोड्स को रिपेयर किया गया, न्यू पक्का रोड्स लेकर आए. ठीक है. फोर्थ इज टू सेटअप एंड एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट्स. ऐसी चीजों पे काम किया गया, ऐसी इंडस्ट्रीज पे काम किया गया जो वहां की ओरिजिनल इंडस्ट्रीज थी, जो वहां के इंडिजीनियस चीजें थी, जो वहीं पे आपको मिलती हैं. ठीक है, तो ऐसी चीजों पे काम किया गया क्योंकि ये चीज एक ओरिजिनलिटी लाती है. ठीक है, एक आप बोल सकते हो कि हाँ वो चीज आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेजर्स. ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर इफ द पर्सन गेट्स एम्प्लॉयड तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली इंक्रीज होता ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रू द वर्किंग ऑफ सीडीपी पीपल आर ट्रेन्ड इन द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. यू नो दैट. तो पीपल आर ट्रेन्ड इन द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. और इसके बाद जब जब सीडीपी आया तो लोगों को कैसे हैंडल की जाती हैं चीज़ें, कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है, ये सारी चीज़ें भी लोगों को समझ में आई और सीखने को मिली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीडीपी. क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने हर एक चीज में आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही टू द पॉइंट इसमें आपको मैंने दी हैं चीजें, तो आपको यही यही सिर्फ याद करना है और बाकी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स को लेके. ठीक है. तो इट प्रमोट्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग रूरल पीपल. ठीक है. देखो, जब आपके पास कोई काम होता है, आप अपने लिए जब कुछ अर्न करते हो लाइफ में, तो यू ऑटोमेटिकली अटेन दैट कॉन्फिडेंस इन लाइफ. यू नो दैट you can lead anything, you can take a decision. If you are financially independent, you can support your family. Okay, especially when you are a daughter, it becomes a big thing if you are financially independent. Okay, तो ये चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है बिकॉज यू आर दैट मच केपेबल ऑफ टेकिंग योर ओन डिसीजंस ऑन योर ओन टर्म्स. ठीक है, तो ये चीज जो है सीडीबी सबसे ज्यादा जो मेजर चीज लेकर आई वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस रूरल लोगों के मन में. ठीक है. देन सेकंड इज इट डेवलप्स सेल्फ रिलायंस इन द इंडिविजुअल एंड इनिशिएटिव इन द विलेज कम्युनिटी. खुद के ऊपर वो लोग निर्भर होने लगे क्योंकि उनको पता था कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है ये तो हम भी कर सकते हैं. एक बार उन्होंने टेक्निक सीख ली, अगर उनको स्प्रिंकलर इरिगेशन की टेक्निक सिखाई गई, उनको ये बताया गया कि आप कम पानी से ज्यादा जो है एरिया इरिगेट कर सकते हो, तो उन्होंने सीखा ओके सो ये ऐसे होता है. तो उन्होंने स्प्रिंकलर एजुकेशन फिर सॉरी एजुकेशन ही इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है उन्होंने आगे फिर कंटिन्यू किया. ठीक है, और इससे उनको काफी चीजें समझ में आई कि हाँ ठीक है ये तो हम भी कर सकते हैं, तो वो खुद से सेल्फ रिलायंट हो गए. ठीक है, ये मैंने आपको एक कंटेक्स्ट में एग्जांपल दिया है, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अलग अलग एरियाज में. थर्ड इज द सीडीपी अफेक्ट्स चेंज एट द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ द रूरल पीपल. दिमाग कैसे उनका बदलेगा, साइकोलॉजी कैसे बदलेगी, क्योंकि उनको अलग अलग जो है वो अब चीजों के बारे में पता चला. उनको अब उनकी साइकोलॉजी कैसे डिफर करी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अटेंड करके, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करके उनको पता चला कि अच्छा ये काम तो हम भी कर सकते हैं. ठीक है, और उनको ये चीज भी पता चली कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे काम होता है. अच्छा ठीक है, हम अगर 10 लोगों को मिलकर एक काम करते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको काफी कुछ सीडीबी से सीखने को मिली. ठीक है, क्योंकि एक अलग अलग ऑफिशियल जो है वो अपने लेवल पे रहकर काम कर रहे थे, तो द ऑफिशियल्स वर एक्सपीरियंस्ड इन नेचर, तो वो अपना एक्सपीरियंस जब रूरल पीपल से शेयर कर रहे थे तो दे वर लिटरली गेटिंग इट. ठीक है. Okay, so fourth is it seeks to create new administrative machinery suited to the manifold needs of the village. तो ये मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहीं ना कहीं जो है वो बदली. ठीक है, और उनको भी समझ में आया कि हाँ अगर हम गांव वाले मिलके भी एक साथ इस तरीके से काम करेंगे तो हम काफी अच्छे से जो है अपने गांव की रूपरेखा बदल सकते हैं. ठीक है. ओके, so these were the main characteristics of CDP. CDP brings social change, definitely economic development, बिल्कुल बिल्कुल, एंड एमरजेंस ऑफ न्यू लोकल लीडरशिप एट दी विलेज लेवल. ठीक है, आपने ये चीज देखी. फिर धीरे धीरे उसके बाद जब पंचायती राज आया उसके बाद भी काफी चीजें चेंज हुई हैं एट द रूरल लेवल, एट द ग्राउंड. ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया. ठीक है, ये इतनी जो हम देखते हैं आज इतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी देखते हैं एट द विलेज लेवल, ये ऐसे ही नहीं आ गई है. ठीक है, काफी मेहनत लगी है इसके पीछे. द प्रोग्राम इज इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल एंड इन रिकंस्ट्रक्टिंग द रूरल इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सीडीपी. क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप, ठीक है वो देखते हैं हम लोग. ओके, सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो देखो एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स, इसमें आपका आ जाएगा रीयूटिलाइजेशन ऑफ वर्जिन एंड वेस्टलैंड्स. ठीक है,
नेक्स्ट इज रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड वेल्स, डिगिंग न्यू वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी हाई यील्डिंग सीड्स, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को उनको जो है वो दिया गया और उनको ये बोला गया यस यू कैन टेक इट, ठीक है, और आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये चीज उनको बताई गई कि आप वेस्ट लैंड्स जो है वो वर्जिन लैंड्स जो है इनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो और कैसे इसको और ज्यादा आप बेनिफिशियल बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड वेल्स, डिगिंग न्यू वेल्स, ये सारी चीजें, क्योंकि कुएं आज तो खैर काफी हद तक कम हो गया है, बट पहले जो है वो वेल्स ही एक तरीके का वाटर मैनेजमेंट की तरह काम करता था विलेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटीज, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी, जब ज्यादातर लोग मिलके एक कोऑपरेशन बनता, जैसे अमूल इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन, ओके। तो अमूल में क्या हुआ, अमूल में ज्यादा से ज्यादा मिल्क वेंडर्स जो थे जिन्होंने गाय भैंस वगैरह पाल के रखी थी वो एक बड़ी फर्म से जुड़ गए विच वॉज अमूल, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार अगर मैं 10 लोगों को दूध बेच रहा हूँ तो मुझे इतना फायदा हो रहा है, बट मैं अगर अमूल को दे रहा हूँ तो मेरे को एक तो मेहनत नहीं करनी कि मेरे को जगह जगह जाना नहीं है दूध बेचने के लिए, ठीक है। और ऊपर से मेरे को घर बैठे पैसे आ रहे हैं, मेरे को बस उनको दूध ही तो प्रोवाइड करना है। तो दिस हैज लेड टू सच अ बिग फर्म, आप देख सकते हो अमूल आज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है और कितना सक्सेसफुल ब्रांड है, ठीक है। तो ये चीज आप देखो कि कोऑपरेटिव कितनी हद तक जो है वो एक चेंज लेकर आ सकती है, ठीक है। उन्होंने मिल्क वेंडर्स को कांटेक्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट मिल्क वेंडर्स आर वर्किंग फॉर देम, ठीक है। उनको दूध की कमी तो कहीं से भी नहीं पड़ रही, बस वो दूध को पाश्चराइज करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटीज। और इसी तरह की बहुत सारी कॉपरेशन जो है वो सीडीपी के अंदर लॉन्च करी गई, ठीक है, which worked as an organization. Third is education, attaching importance of primary education, adult education and social education. तो प्राइमरी एजुकेशन पे काम किया गया, ड्रॉप आउट रेट्स कम करे गए और ये मतलब आश्वासन दिया गया पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को भेजिए, बी एड डॉटर और बी एड सन, आप दोनों को भेजिए स्कूल, क्योंकि एजुकेशन जो है अगर नहीं मिलेगी उनको तो उनका जो है वो पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, ओके। ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, attempts have been made for the setting up of small scale and cottage industries. स्मॉल स्केल में आपका आप बोल सकते हो जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि काम करती हैं, जैसे आप बोलो कि एक अपना वो आती है, आप बोलते हो ना उसको, सिगरेट आती है जो उसमें मिलती है विलेज टाइप की, जिसको शायद बीड़ी बोलते हैं, राइट। तो वो सिगरेट जो है वो आप बोल सकते हो दैट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, और जो विलेजेस में ही रन करती है, ओके, पीपल यूज टू मेक इट बाय देयर ओन हैंड्स। तो ये चीज एक एम्प्लॉयमेंट, वहां की जितनी औरतें भी हैं वो भी काम कर सकती थी उस फर्म में रह के और वो छोटी सी इंडस्ट्री में। तो ये चीज वहां पे बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट थी और उनको माइग्रेट भी नहीं करना पड़ा, उनको अपने ही घर के पास रह के काम मिल गया, ठीक है। इस टाइप की हजारों कॉटेज इंडस्ट्रीज, हजारों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वर्किंग राइट नाउ। तो ये सीडीपी ने बहुत बड़ा काम किया कि दे हैव जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट एट द रूरल लेवल ओनली एंड स्पेशली जस्ट स्टॉप्ड द माइग्रेशन। आई आर नॉट जस्ट स्टॉप, बट हाँ काइंड इंक्रीज, सॉरी काइंड डिक्रीज, कम कर दिया गया उन्होंने माइग्रेशन को, ठीक है। ओके, सो हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन फॉर मोबाइल परमानेंट डिस्पेंसरीज, अरेंजमेंट फॉर मैटरनल केयर एंड मेडिकल एड, हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इंडिया में ज्यादातर कोशिश करी गई कि रूरल एरियाज में ये सर्विसेज को प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका वहां पे एक मिडवाइफ होती है, एक आपका कंपाउंडर होता है, वहां पे एक बेड होता है। तो अगर कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, लाइक आपको कोल्ड हो गया या फिर आपको कुछ इंजरी हो गई, तो आपको कुछ भी ऐसे इश्यूज है जो वो नर्स या फिर कोई वो मिडवाइफ और वो कंपाउंडर हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी पहले नहीं होती थी, ओके। पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर किलोमीटर्स टू गेट इन टच विद द डॉक्टर, और तब तक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि जब बहुत इमरजेंसी होती है बॉडी में, मान लो अटैक आ गया या फिर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी की कहीं पे आपको कट लग गया, बहुत बुरा कट लग गया और ब्लीडिंग हो रही है बहुत बुरी, ओके। तो ऐसे केस में आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा और वो फिर आपको बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, ओके। तो ये सारी चीजों पे काम किया गया, हेल्थ सर्विसेज एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिस पे काम किया गया और उसने हमें काफी जो सफलता भी दी, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन,
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो न्यू रोड्स और पक्का रोड्स बनाई गई उसमें आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है, ठीक है, आप कनेक्ट कर पाते हो दूसरे टाउन्स या दूसरे सिटीज से, ठीक है। तो आपके आपके विलेज में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आप सेंड कर पाओगे और उसका आप बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ टेलरिंग, कारपेंट्री, ये भी एक रूरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है। देन सोशल वेलफेयर इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन ऑफ ओल्ड डिस्प्लेस्ड ग्रुप, प्रोविजन फॉर बेटर हाउसिंग, ठीक है। तो ये चीज पे भी काम किया गया, एक सोशल वेलफेयर पे भी काम किया गया कि ऐसे लोग जो कि एक मतलब एज में हैं और बूढ़े हैं, वृद्धावस्था से जूझ रहे हैं और उनको भी काफी चीजें ऐसी हैं कि उनके बाल बच्चे छोड़ गया जो भी है, तो उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम किया गया, डिसेबल ग्रुप की रिहैबिलिटेशन पे काम किया गया, ठीक है। नाउ वी आर डन विद सीडीपी, अब हम आ रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एजुकेशन? देखो, एक्सटेंशन वर्ड का मतलब क्या है? एलोंगेट करना या किसी चीज को आगे लेकर जाना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज टू द रूरल पीपल अबाउट इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस। देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज में। किस एरिया में काम कर रहे हैं? फार्म प्रैक्टिस, ओके। किस तरीके से? क्योंकि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को छोड़ के अगर आप बोलो कि यार वहां पे सर्विस है, तो ऐसा नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ज्यादातर लोग आप बोलो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, राइट। विलेजेस हमारे माने ही इसलिए जाते हैं कि वहां पे खेत होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपको फार्म प्रैक्टिस के बारे में और जानकारी देने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखो, फीचर्स ऑफ फार्म एजुकेशन क्या क्या है? Participation is purely voluntary. If you want to be the part of it, you can. But nobody is going to force you. It is not obligatory in nature, right? Next is it is an informal education. कोई इसकी डिग्री नहीं, कहीं से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बोला जाए कि नो इट इज फॉर्मल इन नेचर, या फिर आपको एक डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी कि हाँ आपने 2 साल का एक्सटेंशन एजुकेशन का कोर्स किया है, नथिंग लाइक दैट, ओके। इट इज प्योरली इनफॉर्मल इन नेचर। थर्ड इज देयर इज नो फिक्स्ड करिकुलम, लाइक कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में 4 घंटे की क्लास होनी है, 4 घंटे में आपका 2 घंटे प्रैक्टिकल का, कि किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमें खाद को वो करना है, किस तरीके से हमें क्रॉपिंग करनी है, नथिंग लाइक दैट। प्योरली डिपेंड्स ऑन द टीचर और द समवन हु वाज टीचिंग, ठीक है। फोर्थ इज इट इज बाय डायरेक्शनल लर्निंग, ठीक है। बाय डायरेक्शनल कैसे? टीचर पढ़ा रहे हैं, सामने वाला इंसान पढ़ रहा है, बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। दोनों तरीके से कि सामने वाले ने भी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, हाँ देखिए मैडम ऐसा होता है वैसा होता है, हम जब हम कल्टीवेट करते हैं, वीट को लगाते हैं, जब हम राइस को लगाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो टीचर में भी उनके पास अगर कोई होगा ऑल्टरनेटिव या फिर कोई सोल्यूशन होगा तो शी वुड बी टेलिंग, ओके, शी वुड बी टेलिंग द फार्मर। तो इट इज अ बाय डायरेक्शनल लर्निंग, ठीक है, दोनों तरीके से काम होता है, ठीक है। बिकॉज द फार्मर्स हु डू द फार्मिंग दे आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर experienced with the farming practices, okay. नेक्स्ट इज इट इज फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस एजुकेशन। फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस कैसे? कि भाई कभी भी आप एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट बन सकते हो और कभी भी इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी आप पूरी लाइफ टाइम भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो कहीं पे आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। आखिर जरूरत क्यों है एक्सटेंशन एजुकेशन की? वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एक्सटेंशन एजुकेशन टू फार्मर्स, ओके। तो देखो, कहीं ना कहीं अगर ऊपरी ऊपरी देखें तो जरूरी क्यों है? क्योंकि वही ले देखिए जो सदियों से चली आ रही है प्रैक्टिस एग्रीकल्चर की, लोग उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि अभी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स आ गई हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, प्रैक्टिसेस हो गई हैं और इनपुट्स आ गए हैं कि आप उनको यूज करके अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिसिंग थी और एक्सटेंशन एजुकेशन ने उन सारे लूप होल्स को कवर अप किया, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन हेल्प्स इन एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। देखो वही बात आ गई ना कि इनोवेशन आजकल इतनी हो गई हैं, इतने तरीके के इक्विपमेंट आ गए हैं, इतने तरीके की इरिगेशन फैसिलिटीज आ गई हैं कि वो आपके काम को आसान करती हैं। तो जब वो आपके काम को आसान करती हैं तो आप वही काम करो ना, आप वो चीज यूज करो, ठीक है। और तो और ये सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलती भी है, तो ये चीज फार्मर्स तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेट उनको करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड इज एक्सटेंशन यूजेस डेमोक्रेटिक मेथड्स इन एजुकेटिंग द फार्मर्स, ठीक है। एक सही तरीके से उनको गाइडेंस दी जाती है फार्मिंग के बारे में बताने के लिए। थर्ड इज हेल्प्स इन स्टडिंग एंड सॉल्विंग द रूरल प्रॉब्लम्स। वही मैंने आपको बताया ना, बाय डायरेक्शनल, कि सामने वाला फार्मर आपको प्रॉब्लम बताएगा कि मैंने जब वीट लगाया, राइस लगाया, तो मेरे को ऐसा इशू आया, मेरे को ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो सामने वाला टीचर आपको फिर उसी तरीके से सोल्यूशन देगा, ठीक है। फोर्थ इज इंक्रीजेस फार्म यील्ड्स,
एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। इवेंचुअली अगर आपकी यील्ड इंप्रूव हो रही है तो आपको आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे, आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो यूल इवेंचुअली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड इंक्रीज ना। सो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। फिफ्थ इज एक्सटेंशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना, अगर यील्ड बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है। सिक्स्थ इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इसमें आपको देखना है कि भाई किस तरीके से आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है इन मार्केटिंग और एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज और इन सारी चीजों का यूज करके आप अपना काम कर सकते हो, कंजर्वेशन कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में सीखने को मिलती हैं। ठीक है। प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट, कितने फार्म को डिवाइड करना है, कौन सी क्रॉप लगानी है और फार्म का किस तरीके से देखभाल करनी है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है। Then principles of extension education. So, how many principles are there? There are 6 principles. First is principles of interest and need. It is based on needs and interest of people. देखो सबसे पहले तो सामने वाले की इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी जरूरत भी होनी चाहिए। उनको इंटरेस्ट है बट उनकी अगर जरूरत नहीं है तो वो एक टाइम पे बोलेंगे अरे यार ठीक है हम बाद में चले जाएंगे, अभी हम ये काम कर लेते हैं। बट अगर उनकी ज़रूरत है, अगर उनको लॉस हो रहा है कहीं बिजनेस में या फिर फार्मिंग में, तो वो डेफिनेटली आएंगे फिर कि नहीं यार चलो देख के तो आते हैं कि हमें और क्या चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जैसे हमारी यील्ड इंक्रीज हो, राइट। सो दिस इज वर्किंग एज पर दिस। देन सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। ठीक है, अब भाई किसी का कल्चर कुछ है, कहीं पे आप मान लो ज्यादातर राइस उगाया जाता है, कहीं पे ज्यादातर वीट उगाया जाता है, तो अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर भी एक्सटेंशन एजुकेशन ने काम किया। ठीक है, उनको जहां लगा रेलेवेंट जो चीज उनको बोलनी है, जिस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बोलनी है, जिस कल्चरल एरिया में बोलनी है, उन्होंने वो चीज वहां पे अपनाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पे एक ही तरह की बात बोल के है, सब जगह पे एक एक तरीके की उन्होंने एजुकेशन दी। ठीक है, नथिंग लाइक दैट। ओके, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द एरिया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। देन एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड बी फ्लेक्सिबल, कि फार्मर्स को कब टाइम है, मान लो अब सुबह सुबह आपने 5 बजे लगा दिया, अब भाई फार्मर्स उस टाइम पे एकदम फ्रेशन अप होके पूरा नहा धो के अपना खेत वगैरह देखने जाते हैं और वो अपना काम करते हैं, पानी वानी देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। वो लाइक उनके वेलफेयर के बारे में बात हो रही है ना, तो उनको तो आना जरूरी है, तो ये चीज आपको देखना होगी। ठीक है। फोर्थ इज द ग्रास रूट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रोग्राम्स फिट इन विद इन दी लोकल कंडीशंस सो दैट मोर एंड मोर पीपल वुड पार्टिसिपेट। ठीक है, ये चीज तो वही आ गई कि आपने लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से काम किया और सबकी देख रेख करी आपने, सबके हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बनाए, सबके हिसाब से अपने चीजें सॉर्ट आउट करी, इस वजह से आपका सही से काम हुआ। ठीक है। फिफ्थ इज लीडरशिप प्रिंसिपल्स। प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल लीडरशिप। लोकल में ही एरियाज में ऐसे लोगों को लीडर प्रोवाइड किया गया, लीडर्स अपॉइंट करे गए कि आप जो है वो लोगों को बताइए। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में लीडरशिप जो है वो एनहांस हुई, ऐसे में लीडरशिप को आगे बढ़ावा मिला। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कैसे, आपस में लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, और आपस में जब एक दूसरे की लोग मदद करते हैं ना तो भाईचारा बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, फिर एक तरह से आप हैप्पी रहोगे, आपको ग्रैटिट्यूड आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है फिर एक वो विलेज का एक रेपुटेशन की बात आ जाती है, तो वो लोग फिर सोचते कि नहीं यार हमारा गांव है, हमारी एक इज्जत है। ठीक है, तो हमें करना ही होगा। ठीक है। रूरल पीपल कोऑपरेट विद देयर विलेज ब्लॉक एंड स्टेट ऑफिशियल्स टू परस्यू दी कॉमन कॉज। वही बात आ गई ना कि भाई हमें अगर अपने गांव को आगे बढ़ाना है तो ये कंधों में करना ही होगा। ठीक है, ये वो चीज आ जाती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब ये हमारा है लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। सो रोल ऑफ एनजीओ इन रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो कुछ हद तक तो आप भी बता सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हाथ है। ठीक है, इसमें काफी पॉइंट्स आप खुद से भी लिख लेते हो, लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज दिस वन इज इजी। The term NGO was first coined in 1945 when the UN, United Nations, was created. The UN itself, an intergovernmental organization, made it possible for certain approved specialized international non-state agencies, that is non-governmental organizations, to be awarded observer status as its assemblies and some of its meetings. Later, the term became more widely. Today, we, according to the UN,
Any kind of private organization that is independent from government control can be termed an NGO. हमें ये पता है कि कोई भी तरीके की फंडिंग नहीं आती इनको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से ये एनरोल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दे आर टर्म्ड एज एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबल, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन क्रिमिनल एंड नॉन सिंपली एन अपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल आइडिया को ये लोग फेवर नहीं करते हैं, कोई भी इनका प्रॉफिट एजेंडा नहीं होता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। क्रिमिनल्स, नॉन क्रिमिनल होते हैं, बिल्कुल टोटली नॉन क्रिमिनल होते हैं ये, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल देखो आप, ऑक्सफैम 1951 बाय निशा अग्रवाल, वर्किंग टू इंश्योर आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम्स एंड वुमेन हैव सेफ वायलेंस फ्री लाइव्स। तो ये निशा अग्रवाल की जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है ऑक्सफैम, दैट इज वर्किंग फॉर देयर for the violence free lives of these people, right? Next is Ismail Foundation 2002, working for education of underprivileged, ठीक है, ये आपने सुना होगा। देन गूंज फाउंडेशन 1999 परफॉर्म्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं किसमें, तो सोशल के ही, सोसाइटी के ही कोई इश्यूज इन्होंने लिए हुए हैं और वो उन पे ये रेगुलरली काम करते हैं कि हाँ हम इसमें अब क्या और चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ये इन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। इसमें आगे अब पॉइंट्स हैं कि भाई किस तरीके से ये प्रोग्राम करते हैं और किस तरीके से रन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स। न्यूमरस एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक कैटल, पोल्ट्री, माइनर इरिगेशन, प्लांटिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के पूरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये उनको डील करेंगे कि हाँ कैटल, पोल्ट्री के साथ ये काम कर सकते हैं और माइनर इरिगेशन के साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज में एनजीओ में भी ये वही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा ही कुछ काम है कि ये उनको जाके अपनी शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे उनको और उनको समझाएंगे कि हाँ आप इस तरीके से काम कर सकते हो तो आपको बेटर यील्ड मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट इज health programs for human and non-human beings. NGOs work in field of housing, creation of smokeless environment, good drinking water for animals and human beings. तो ये आपका ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही ये काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भाई सभी को एक अच्छा मतलब एक घर मिले और उनको भाई पीने का पानी मिले जो कि स्वच्छ हो, ठीक है, स्मोकलेस एनवायरनमेंट हो, ज़्यादा कुछ पोल्यूशन ना हो इस एरिया में, इसमें ये काम करते हैं, ठीक है। Third is community development program, adoption of villages for development, moral support during flood and famine, training programs for the rural youth. किस तरीके से आपको कोई डिजास्टर आ जाए, कैसे आपको उसको एड्रेस करना है, कैसे आपको डील करना है ड्यूरिंग द डिजास्टर, बिकॉज रूरल पीपल आर नॉट मच अवेयर, उनको पता भी नहीं होता है कि अर्थक्वेक के टाइम पे हमें किस तरीके से कैसे एक्शंस लेने हैं या फिर हमें क्या करना है, राइट। तो ये सारी चीजें भी उनको सिखाई गई, ठीक है। फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। The personality development program, skill development program, educational system will enable rural poor to the earn livelihood, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया गया, उनको ये चीज एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ आप जो है आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो और उनके एजुकेशन सिस्टम पे काम किया गया, ठीक है। उनको ऐसा बोला गया, उनको प्रमोट की गई एजुकेशन उनके एरियाज में और उनको अवेयरनेस फैलाई गई कि नहीं आप एजुकेट हो और एजुकेशन विल डेफिनेटली अर्न यू अ लाइवलीहुड, ठीक है। फिफ्थ, trade and industrial promotion. NGO has direct link with the government for marketing of the goods. Apart from this, NGO can also go for training the rural youths in fabrication works, woodworks, printing press, etc. Right? तो देखो ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन में भी इनकी मदद करी गई और काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एड्रेस करी गई कि हाँ आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो और आप दूसरी चीज़ों में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताइए क्योंकि एनजीओ का आपको पता है दे हैव मल्टीपल लिंक्स और वहाँ पे अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कहीं ना कहीं से अगर वो रूरल लोगों की मदद कर सकते हैं तो उनको वो करवाया गया, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। और हमने क्या क्या देखा, तो हमने सीडीपी देखा, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने एक्सटेंशन एजुकेशन देखा, फिर उसके बाद हमने इसके इंपॉर्टेंस देखी, फिर प्रिंसिपल्स देखे, फिर हमने रोल ऑफ एनजीओ एंड रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू एंड स्टडी वेल। जय हिंद, जय भारत।